Hello students, today our topic is Python pandas, and in this lecture we are going to discuss about series. As we know that there are two data structure which is found in Python pandas. These are series and data frame. So in this lecture our main focus is to discuss about series, and we will see that how we can create series in Python pandas. So let's start. So स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि आपके रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और सबसे पहला जो रिवीजन टेस्ट है वो आपका सीरीज़ का है। तो मैं चाह रहा था एक बार आपको इसका रिवीजन करा दें, तो इसलिए आज हम देखेंगे कि सीरीज़ कैसे क्रिएट की जाती है। ओके, सो पांडास सीरीज़ है वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। तो सीरीज़ क्या है आपका, सबसे पहले समझ लीजिए कि सीरीज़ आपका वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे है जिसमें आप एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं। तो या तो इंटीजर होगी या स्ट्रिंग होगी, फ्लोट होगी या कोई पाइथन ऑब्जेक्ट होगा। तो उसी तरीके से आप एक टाइप की इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखिए, पाइथन में आपका पांडास की अगर हम बात करें तो आपके टू डेटा स्ट्रक्चर ही होते हैं। इसके अंदर एक होता है सीरीज़ और एक होता है डेटा फ्रेम। सीरीज़ जहाँ वन डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम वहीं पर टू डायमेंशनल है। तो सीरीज़, जब आप बात हो रही सीरीज़ की, तो सीरीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे एक टेबल का एक कॉलम है आपका, तो वो एक सीरीज़ है आपकी। तो ये वन डायमेंशनल लेवल लेयर होता है और इसमें एक ही तरह की यानी होमोजीनियस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, या तो वो इंटीजर होगी या स्ट्रिंग होगी या फ्लोट होगी। और ये जो आपकी सीरीज़ होती है इसमें लेवल एक्सेस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है, इसमें होता है जिसमें आप सभी जो मार्किंग होती है सभी रो की 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप चाहें तो लेवल चेंज कर सकते हैं इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करके, वो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। तो ये लिखा हुआ दिस एक्सेस लेवल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडेक्सेस। तो जो लेवल्स होते हैं उनको ही कलेक्टिवली इंडेक्स बोला जाता है। तो ये आप इंडेक्स नंबर, इंडेक्स का नेम ये चेंज कर सकते हैं, सॉरी लेवल का नेम ये चेंज कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेस लेवल होती है इनको कलेक्टिवली इंडेक्स बोला जाता है। सो पांडा सीरीज नथिंग बट ए कॉलम इन एक्सेल शीट। तो बिल्कुल वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पाइथन पांडा सीरीज कुछ और नहीं है बल्कि एक्सेल शीट में कॉलम है आपका। तो एक्सेल शीट के कॉलम को ही पांडा सीरीज बोला जाता है आपका। आगे देखते हैं। So data structure are the way of organizing and storing data so that they can be accessed and worked with it efficiently. They define the relationship between the data and the operation that can be performed on the data. यहाँ पे एक वर्ड आता है बार बार, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर तो क्या है डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर एक वे है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर आर द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग द डेटा सच दैट दे कैन बी एक्सेस, जिसमें हम उसे आसानी से एक्सेस कर सकें, उसमें रीड राइट ऑपरेशन कर सकें और उसमें बड़ी एफिशिएंटली वर्क कर सकें। और इसमें क्या होता है, डेटा के बीच में रिलेशनशिप भी मेंटेन होता है। तो हम इसमें रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा, और इसमें डेटा पर डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, और डेटा पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये वर्ड मिलके बना है टू वर्ड से, डेटा और स्ट्रक्चर्स। डेटा का स्ट्रक्चर यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम डेटा को होल्ड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। सेकंड थिंग, डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस में मतलब यहाँ रीड और राइट ऑपरेशन से हम परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं, डेटा को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं अगर हम इसमें देखेंगे सीरीज़ और डेटा फ्रेम में। तो और डेटा के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, एडिशन करना चाहें, सब्ट्रैक्शन करना चाहें, इस तरीके से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर आर द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा so that they can be accessed and work with efficiently. They define the relationship between the data and the operations that can be performed on the data. तो इसमें हम डेटा के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं और उस डेटा पर प्रोसेस, जिस पर हमें प्रोसेस करना है, उसकी परफॉर्मेंस हम ऑपरेशन के थ्रू देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो मैं एक बार डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड एंड वर्क विद एफिशिएंटली. दे डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा. तो ये डेटा हो गया, ये देखिए ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये डेटा स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें इसे डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलेंगे, इसको डेटा स्ट्रक्चर इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 3 कॉलम है, 6 रो है और इसमें एक कॉलम है नेम का। तो जितने भी नेम है वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड है। टीम है तो किस टीम को बिलोंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मैन पर्सन है वो, तो वो मेंशन कर रखा है, ठीक है। नंबर दे रखा है उसके आगे। तो ये एक डेटा है। तो इस डेटा को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इस पर कोई ऑपरेशन पता करना चाहें तो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम टोटल नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो ऐड करके वो निकाल सकते हैं आप,
ठीक है, काउंट कर सकते हैं रोज़ को। तो ये हम ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। सो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, डेटा के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऐसे समझिए कि यहाँ पर नेम और टीम आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है, और नंबर भी आपस में कोरिलेट करता है। तो इसमें आप रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे हो, डेटा फीड कर रहे हो, डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही पॉसिबल है। अब इसमें अगर हम बात सीरीज़ की करें तो ये जो एक कॉलम है ये एक सीरीज़ है, ठीक है। नेम एक सीरीज़ हो गई, टीम एक सीरीज़ हो गई, आपका नंबर एक सीरीज़ हो गई, और अगर हम तीनों को कंबाइन करें, नेम, टीम और नंबर को, तो ये एक आपका डेटा फ्रेम हो गया। तो डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम इज नथिंग बट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज़। तो डिफरेंट सीरीज़ का ही कॉम्बिनेशन होता है डेटा फ्रेम आपका। चलिए आगे देखते हैं। Panda series can be created from the list, dictionary, and forms of scale value, etc. Series can be created in a different ways. Here are the some ways by which we can create a series. तो पाइथन में, पांडास में आपको पहले ये समझना होगा कि आप सीरीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपको सीरीज़ क्रिएट करना आना चाहिए, और उसके बाद आप कैसे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट और डिफरेंट फंक्शंस जो अप्लाई कर सकते हैं हम सीरीज़ के ऊपर। आज हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। पहले तो जब रिवीजन स्टार्ट ही हुआ है तो पहले ये देख लेते हैं कि सीरीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सीरीज़ देखिए, सीरीज़ का पहले तो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, सिंटेक्स क्या है सीरीज़ का। और दूसरी बात ये कि सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको किस लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी ये पता होना चाहिए आपको। तो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पहले, फिर उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि हम सीरीज़ क्रिएट किस किस से कर सकते हैं। तो हम यहाँ मैं बता देता हूँ, हम एरे है हमारे पास, तो हम एरे की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, हम लिस्ट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, हम डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। इवन हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू तो हम उसकी हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज थे इसमें सीरीज़ क्रिएट करने के। तो सबसे पहला, सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक एरे की हेल्प से एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे। और कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आया एग्जाम में, मैंने देखा है कि एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। तो एम्प्टी सीरीज़ में बड़ा आसान सा है, अगर हम कोई डेटा पास ही नहीं करेंगे सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ फंक्शन के अंदर, तो हमारा क्या होगा कि सीरीज़ तो क्रिएट होगी क्योंकि सीरीज़ फंक्शन हमने यूज़ किया है, लेकिन चूंकि कोई डेटा पास नहीं किया तो एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होगी। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका ये। तो पहले तो चलिए बात करते हैं कि एरे फंक्शन की हेल्प से किस तरीके से सीरीज़ क्रिएट होती है। तो आप पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लीजिए, उसके बाद नंपाई को इंपोर्ट कर लीजिए। नंपाई को इंपोर्ट इसलिए किया क्योंकि एरे पर कोई भी अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो नंपाई आपके एरे का पार्ट होना चाहिए। तो मैंने पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर नंपाई को इंपोर्ट किया, फिर आपने एक सिंपल डेटा बनाया। डेटा है np.array, ठीक है। तो एक एरे क्रिएट कर लिया, GEEKS, ये आपका एरे हो गया। तो एक्चुअली ये आपके क्या है, GEEKS, ये आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और ये आपका एरे बनेगा। पहले देखिए, हम डायरेक्ट आपका लिस्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करेंगे, फिर एरे को हम कन्वर्ट करेंगे सीरीज़ में। तो पहले एक एरे बना लेते हैं। एरे बनाने के लिए आपके पास एलिमेंट होने चाहिए। तो रॉ डेटा आप लिस्ट की फॉर्म से एरे फंक्शन को पास करेंगे तो एक एरे बनेगा। एरे को यूज़ करने के लिए आपको नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो हमने इंपोर्ट नंपाई एज np लिखा भी है। तो लिखा है देखिए data.np.array, और एरे क्रिएट करने के लिए फंक्शन होता है एरे, जो नंपाई लाइब्रेरी का पार्ट है आपका। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको np.array लिखना पड़ेगा, उसके अंदर डेटा पास करना पड़ेगा। डेटा मैंने एक लिस्ट की फॉर्म में पास किया है, और डेटा के अंदर डेटा है इसके अंदर GEKS, जो ऑब्वियसली एक कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स आपका एरे का पार्ट बन जाएंगे और इससे एक एरे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमको एरे क्रिएट नहीं करना था, हमको एरे से सीरीज़ क्रिएट करनी थी। तो पहले हमको एरे क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीरीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। अब हमारे पास एक एरे है और एरे का नेम है डेटा। अगर मैं सीरीज़ को क्रिएट करना चाहता हूँ तो बड़ा सिंपल सा है। सीरीज़ क्रिएट करने के लिए फंक्शन का नेम सीरीज़ है, और किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए पहले उसकी लाइब्रेरी को लिखना पड़ता है। तो लाइब्रेरी यहाँ पर pd है, तो हम लिखेंगे pd.series, और इसके अंदर हम डेटा लिख देंगे। तो डेटा हो जाएगा हमारा वो एरे का नाम डेटा था हमारा, एरे को हमने डेटा नेम दिया था। तो जैसे ही हम डेटा एज ए पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये डेटा आपका सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सीरीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। सीरीज़ फंक्शन यूज़ किया जाता है, सीरीज़ में एस कैपिटल बनेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, pd.series, और पैरेंथेसिस के अंदर हम डेटा वैल्यू पास कर देंगे जिसको हम सीरीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमारा सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी, और फिर हम उसको सीरीज़ को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऐसी तो सीरीज़ हमारी प्रिंट हो जाएगी। सीरीज़ कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी, ये सीरीज़ है। अब आप ये कहेंगे कि सर ठीक है, सीरीज़ प्रिंट हो गई, क्रिएट हो गई, लेकिन इस सीरीज़ में ये 0 1 2 3 4 ये कहाँ से आए, लेबल एक्सेस कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें एक पैरामीटर और है डेटा के साथ, एक्सेस। अगर आप एक्सेस मेंशन करना चाहें तो वहाँ आप नेम देना, जो भी नेम देंगे
वो नेम मेंशन हो गए 0 1 2 3 4 की जगह, ठीक है। अदरवाइज़ ये तो डिफ़ॉल्ट होता ही है, लेबल बाई डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 इसी तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो जो यहाँ पर हो भी रहे हैं। तो इसीलिए चूँकि हमने एक्सेस पैरामीटर का यूज़ नहीं किया, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है एक्सेस की वो उसके थ्रू डेटा रिप्रेजेंट होगा। तो जी पर जी के साथ आपका ए लिखा 0 लिखा हुआ है, फिर ई के साथ 1, ठीक है, फिर E2 के 3 और S4। तो ये डिफरेंट लेवल हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को। तो इस तरीके से सीरीज़ एक बेसिकली 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये एक ही कॉलम रिप्रेजेंट होना था, तो GEKS रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, और उसके साथ जो नंबरिंग है आपकी जो लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है वो 0 1 2 3 4 है। अब आप एक सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं एक लिस्ट की हेल्प से। तो अभी तो हमने क्या किया, हमने एक सीरीज़ क्रिएट की। सीरीज़ को किससे हेल्प से क्रिएट किया, एक एरे की हेल्प से। तो आप डायरेक्ट लिस्ट की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, लिस्ट से एरे बनाया था, फिर एरे से हमने सीरीज़ बनाई थी। तो अगर आप लिस्ट से ही एक सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी। बस आपको काम इतना करना है कि आपको लिस्ट एज अ डेटा पास करना है सीरीज़ फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप लिस्ट एज अ डेटा पास करते हैं सीरीज़ फंक्शन के अंदर, आपकी सीरीज़ क्रिएट हो जाती है। जैसे इसके अंदर देखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक वो तो हम करेंगे इंपोर्ट पांडास एज PD, वो तो हम तो लिखेंगे। लेकिन उसके बाद आप एक लिस्ट ले लीजिए। लिस्ट में आपने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट एलिमेंट ले लिए लिस्ट में, कैरेक्टर्स हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया है, और कैरेक्टर्स है GEKS। तो आपने ये कैरेक्टर्स को लिख लिया। इस कैरेक्टर को हम जो लिस्ट है उसको हम डेटा वैल्यू एज ए डेटा वैल्यू पास करेंगे सीरीज़ फंक्शन के अंदर। तो जैसे मैंने लिखा है SCR=PD डॉट सीरीज़ का एस कैपिटल है, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डेटा वैल्यू पास कर दी लिस्ट। नाम मैंने लिस्ट ही दिया, लिस्ट का नाम मैंने लिस्ट ही दिया है, ठीक है। आप कुछ और भी दे सकते थे। तो अब ये लिस्ट सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने सीरीज़ को प्रिंट कराया, प्रिंट ऐसे किया। तो प्रिंट कराने के बाद आउटपुट कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी आउटपुट सेम है, पिछली बार का भी है ये भी, लेकिन पिछली बार हमने एरे से सीरीज़ क्रिएट की थी, इस बार हमने लिस्ट की हेल्प से सीरीज़ क्रिएट की है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर पहले ही बात करते हैं कि एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर आप सीरीज़ के एलिमेंट, सीरीज़ तो बन गई थी, अब हम सीरीज़ के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सीरीज़ के एलिमेंट को हम पोजीशन से या उसके लेवल से, इन दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी सीरीज़ के किसी भी एलिमेंट को, या एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम एक बार में एक्सेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम सीरीज़ विद पोजीशन। तो पोजीशन के साथ हम सीरीज़ के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पहले ये सब समझते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस द सीरीज़ एलिमेंट, रिफर टू द इंडेक्स नंबर, use the index operator to access the element in a series. The index must be an integer. In order to access multiple elements from the series, we use slice operations. Access of first 5 element of a series are ऑफ ए सीरीज़। तो इसमें हम चलिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम में हम सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। देखिए, आपको उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए जिस एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। इंडेक्स नंबर अगर आप नहीं भी देंगे तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 आप ये जानना चाह रहे हैं कि 3 इंडेक्स पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, तो ही आप पता लगा सकते हैं। तो आपको मतलब पहले इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। उसका इंडेक्स नंबर पता है तो आप इजीली आप कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इस इंडेक्स नंबर पर कौन सा एलिमेंट है आपका। फिर इसके बाद आपको एक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, और ऑपरेटर का नाम है इंडेक्स ऑपरेटर, स्क्वायर ब्रैकेट है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स नंबर लिखना पड़ता है। तो जब कभी भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई इंडेक्स नंबर लिखेंगे किसी भी सीरीज़ का, और स्क्वायर ब्रैकेट से पहले, इंडेक्स ऑपरेटर से पहले आप सीरीज़ का नेम लिखेंगे। जैसे सीरीज़ का नेम है सपोज S1 लिखा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, और फिर उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने आपका फिर एलिमेंट लिख दिया, जिस एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो उस पोजीशन पर वो एलिमेंट आपका एक्सेस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। सो देखते हैं, चलिए एक अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो सिंगल एलिमेंट की बारी बनती। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है एक बार में किसी भी सीरीज़ के, तो फिर स्लाइस ऑपरेटर यूज़ होता है वहाँ पर। तो सबसे पहले नंपाई पांडास और नंपाई को इंपोर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज PD। पांडास को इंपोर्ट कर दिया PD के थ्रू, फिर लिखा इंपोर्ट नंपाई एज NP, नंपाई को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम एरे क्रिएट करेंगे एक,
तो एरे क्रिएट कर दिया हमने। एरे की हेल्प से हम सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि किस तरीके से एरे की हेल्प से एक सीरीज़ को क्रिएट किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा np.array GEEKSFOR जो भी है, ठीक है, ये हमने कैरेक्टर ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स, ये आपके कैरेक्टर्स हैं, इसका एक एरे बना लिया। अब ये जो डेटा है आपका, इस डेटा को आपको क्या करना है, सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये तो अभी आपके पास एक एरे है, तो एरे को सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे सीरीज़ का नेम, पहले सीरीज़ का नेम हो जाएगा SER, फिर लिखेंगे PD.series, और फिर हम जो एरे का नेम है डेटा उसको पास कर देंगे एज ए वैल्यू इसके अंदर। तो अभी आपकी सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ना रिट्रीव करके हम एक पोजीशन वाइज हम एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट एक्सेस हो जाए। तो हम देखिए क्या करेंगे, हमें कॉलन से सेपरेट करना पड़ता है। कॉलन से पहले लिखना पड़ता है हमें स्टार्ट वैल्यू, कॉलन के बाद लिखना पड़ता है स्टॉप वैल्यू, फिर उसके बाद एक कॉलन के बाद लिखना पड़ता है स्टेप वैल्यू। तो स्टार्ट वैल्यू का मतलब है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट एलिमेंट से एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। इट मीन्स एलिमेंट एट द इंडेक्स पोजीशन 0, ठीक। अगर आप स्टॉप नहीं लिखेंगे तो स्टॉप का मतलब है, अगर आप स्टॉप नहीं लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, बल्कि स्टॉप का मतलब है अगर आपने स्टॉप नहीं लिखा तो लास्ट जो वैल्यू होगी जो भी आपकी सीरीज़ की, वहाँ तक वो एक्सेस करेगा। और फिर कॉलन लगाने के बाद आप अगर स्टेप वैल्यू लिखते हैं तो उतनी एलिमेंट का जंप होगा। जैसे स्टेप वैल्यू 2 लिखा तो 2 एलिमेंट का जंप होगा। आप मतलब एक छोड़ कर एक वैल्यू आएगी इस तरीके से। 3 लिखा तो 2 वैल्यू छोड़ के आएंगी, फिर इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होंगी। और अगर आपने स्टेप वैल्यू नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू जो होती है 1 होती है, नहीं प्रिंट वैल्यू लगातार कंटिन्यूसली आपकी एक्सेस होती हैं। यहाँ पर आप क्या मुझे बता सकते हैं, अगर मैं ये लिखूँ SER:5 तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि आपने स्टार्ट वैल्यू तो दी नहीं, कॉलन से पहले कुछ है नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट से एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। और फिर आपने स्टॉप वैल्यू दी है 5। अच्छा, यहाँ पर भी एक मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी आउटपुट आएगा। तो जो हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं स्टॉप वैल्यू, इसमें एक बात लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कि जो स्टॉप वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है, उससे मतलब वो एलिमेंट उस पोजीशन पर हम जो एलिमेंट होता है उसको हम शो नहीं करते। तो यहाँ 5 दे रखा है, तो 5 से मतलब है 5 से पहले जितनी भी इंडेक्स लेवल थे 0 1 2 3 4 उनकी वैल्यू तो शो होंगी, 5 की नहीं शो होगी। तो स्टॉप के साथ हमेशा ऐसा होता है, करते हैं हम ये कि स्टॉप को रूल है ये, मतलब कि स्टॉप जो भी वैल्यू आपने मेंशन की है वो उसके रिगार्डिंग हम स्टॉप पर जो लेवल आपने मेंशन किया उसके रिगार्डिंग हम वैल्यू शो नहीं करते इसमें। स्टॉप से पहले सब कुछ हो जाएगा, जबकि स्टार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही स्टेप में ऐसा कुछ है। स्टार्ट और स्टॉप में इंक्लूड होते हैं, सिर्फ स्टॉप में एक्सक्लूड होती है। तो इसमें आपके 0 इंडेक्स पोजीशन से लेकर 4 इंडेक्स पोजीशन तक जितने एलिमेंट थे वो एक्सेस हो जाएंगे। तो देखिए ये कुछ आंसर आएगा 0 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा। तो ये तो तब था जब जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स था। अब हमने लेवल इंडेक्स यूज़ किया है, ठीक है। तो लेवल इंडेक्स का मतलब हमने अपनी तरफ से नेम दिया है इंडेक्स का, हमने अपनी तरफ से मेंशन किया है। तो हम पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि लेवल इंडेक्स किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर बात वही है छोटी सी और इम्पॉर्टेंट कि देखिए लेवल इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। लेवल इंडेक्स में वो सिर्फ इतना है कि आप जो इंडेक्स पोजीशन देंगे उस इंडेक्स पोजीशन में जो एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं उस एलिमेंट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए इंपोर्ट पांडास एज नमपाई, ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज PD, इंपोर्ट नमपाई एज NP, ये दोनों लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट कर ली। फिर आपने एक एरे क्रिएट कर लिया और एरे क्रिएट करने के बाद आपने एक सीरीज़ क्रिएट कर ली। सीरीज़ में जब आप देखेंगे तो सिर्फ मैंने डेटा पास नहीं किया, इसके अंदर इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ किया है। इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि इसके अंदर जो इंडेक्स है, जो मैं रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर लेवल इंडेक्स लेवल मेंशन हो। तो मैंने नंबर दे दिए 10 11 12 13 14 15। ऐसा नहीं खाली हम नंबर दे सकते हैं, हम कोई कैरेक्टर भी दे सकते हैं, जो हमारे ऊपर है टोटली बनाने के ऊपर। तो अब पहले तो क्या था कि डिफ़ॉल्ट के बेसिस पर हमको एक्सेस करना था। अब हम डिफ़ॉल्ट के बेसिस पर एक्सेस ना करके हम इसमें जो इंडेक्स लेवल हमने मेंशन किया उसके बेसिस पर हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो वो तो हमें पता ही है। जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि 16 पर इंडेक्स लेवल 16 पर कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। तो G के लिए है 10, E के लिए है देन 11,
नेक्स्ट ई के लिए है 12, के के लिए 13, एस के लिए 14, एफ के लिए 15 और ओ के लिए है 16। ठीक है, तो एस ई आर स्क्वायर ब्रैकेट में जब 16 लिखेंगे तो एक्चुअली ओ प्रिंट होगा। ये देखिए, क्लियर हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर खाली अगर किसी लेवल का नेम मेंशन करते हैं तो वो सिर्फ उस एलिमेंट को शो कर देता है। और ऐसा ही डिफ़ॉल्ट केस में होता है, अगर ये हम इंडेक्स पैरामीटर यूज़ नहीं करते हैं और हम डिफ़ॉल्ट में ये मेंशन करते हैं 0 1 2 3 4 कुछ भी मेंशन करते हैं, तो 0 1 2 3 4 जो भी हम इंडेक्स लेवल मेंशन करते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यूज़ होती है वो स्क्रीन पर शो होती, प्रिंट होती है। अब बात आती है एक और हेड फंक्शन की। तो हेड फंक्शन याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हेड, मैं दिखा देता हूँ। तो एक सीरीज़ बना ली हमने और सीरीज़ का ये डेटा है, मान लीजिए ये डेटा है सीरीज़ का। तो जो हेड फंक्शन है, सीरीज़ का फंक्शन है, तो पहले हम सीरीज़ का नेम लिखेंगे। सीरीज़ का नेम सपोज है एस सी आर है तो एस सी आर लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हेड फंक्शन लिखेंगे। तो हेड फंक्शन क्या काम करता है कि डेटा रो को शो करता है टॉप से। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 रो को शो करता है। अगर मैं इसके अंदर पैरामीटर कोई वैल्यू पास ना करूँ तो, इन पैरेंथेसिस के अंदर कुछ ना, कोई नंबर ना लिखूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वैल्यू देगा, ये आपकी 5 वैल्यू को शो करेगा। लेकिन अगर पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू मेंशन करता हूँ, सपोज मैंने 10 मेंशन किया, तो ये 10 रो को आपको टॉप से एक्सेस करके दिखाएगा आपको कंप्लीट। तो एक डेटा फ्रेम है एक्चुअली, ये सीरीज़ नहीं है। तो इस पर अगर मैं हेड फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये आपका डेटा आएगा, शो होगा। ये तो एक अलग चीज़ थी। ये हेड 10 दिया है, सॉरी मैंने हेड 10 दिया है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग से 10 रो को शो कर रहा है आपको डेटा फ्रेम में। हेड फंक्शन आपका डेटा फ्रेम और सीरीज़ दोनों पर ही काम करता है। आप डेटा फ्रेम पर काम करना चाहें डेटा फ्रेम पर भी कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीरीज़ पर अप्लाई करना चाहें सीरीज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसका जो वर्क है वो ये है कि ये टॉप रिकॉर्ड को शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 को शो करता है और अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो ये 10 को शो करेगा। तो इतना ये ध्यान रखिए। जैसे मैंने इसके अंदर 10 दिया है तो 10 को शो कर रहा है, 12 लिखता तो 12 को शो करता। तो जितनी वैल्यू आप इसके अंदर लिखेंगे, 3 लिखते तो सिर्फ टॉप के 3 रिकॉर्ड को शो करता है। टॉप से करता है, बाय डिफ़ॉल्ट 5 को करता है। इसके अंदर चूँकि वैल्यू 10 दे रखी है, तो जो मेरा डेटा फ्रेम है, ओके ये डेटा फ्रेम नहीं है, ये एक्चुअली सीरीज़ ही है। देयर इज़ अ लिटिल बिट मिस्टेक, एक्चुअली ये नेम है कंप्लीट। ओके, तो ये सीरीज ही शो हो रही है। लेकिन हाँ ये बात भी है कि हेड फंक्शन आपका डेटा फ्रेम पर भी काम करता है, डेटा फ्रेम को भी शो करता है। तो सीरीज़ के एस सीरीज़ के टॉप 10 रिकॉर्ड्स को इसने शो कर दिया 0 से लेकर 9 तक। अब आप इसमें ये चलना करना चाहते हैं कि आप तो मान लीजिए 3 से लेकर 6 तक देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इंडेक्स ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का नाम यूज़ करेंगे। तो आपने लिखा डेटा, डेटा है सीरीज़ का नेम मान लीजिए, और आपको 3 से लेकर 6 तक देखना है। तो आप लिखेंगे 3:6। स्टेप वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट बनी होती है। तो 3 का डेटा शो होगा, 4 का डेटा शो होगा, 5 का डेटा शो होगा, 6 का नहीं होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो ये डेटा आपका शो होगा इस तरीके से। अच्छा, एक फंक्शन और है और वो टेल फंक्शन है, TAIL टेल फंक्शन है। तो टेल फंक्शन हेड की तरह ही होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है वो टॉप से डेटा शो ना करके आपको बॉटम से डेटा को शो करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ओके, अब 2 एट्रीब्यूट और हैं इसके। एक है LOC, और ये भी डेटा एलिमेंट एक्सेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक है LOC और एक है ILOC। तो LOC जो एट्रीब्यूट है, LOC का मतलब लोकेशन है। ठीक है, तो ILOC का मतलब इंटीजर लोकेशन। तो LOC में हम लोकेशन देते हैं, उसमें इंटीजर लोकेशन मेंशन करते हैं ILOC में। तो जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, वही डेटा वही सीरीज़ है। अब मैं लिखता हूँ डेटा डॉट LOC 3 to 6। तो ये क्या काम करेगा, ये लोकेशन 3 से लेकर 6 तक जो भी होगी डेटा को शो कर देगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसमें 3 भी इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा। तो ये लोकेशन के बेसिस पर डेटा को आइडेंटिफाई करता है, इंडेक्स पोजीशन नहीं, लोकेशन के बेसिस पर। लोकेशन कुछ भी हो सकती है, हमारा इंडेक्स नंबर जो हमने दिया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम ILOC को यूज़ करें तो ILOC का मतलब इंटीजर बेस लोकेशन। तो ये हमारा डेटा है और मैं यहाँ पर ILOC यूज़ करता हूँ, तो फिर ILOC में
लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड नहीं होगी, यानी 6 एक्सक्लूड नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो LOC या LOC में डिफरेंस होता है ये कि हम लोकेशन के बेसिस पर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट था स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।